चलो, चैप्टर नंबर क्या है हमारे पास? फिफ्थ, चैप्टर नंबर फिफ्थ, एंड इसका नाम क्या है? इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड्स, नए नए तरीके आजकल आ चुके हैं व्यापार करने के, उसको हमने चैप्टर में डाला है, उसका हमने नाम दिया है क्या? इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। मतलब अब पुराना ट्रेंड खत्म हो गया कि अगर आपकी जिस गली में दुकान है तो आपके उसी गली के कस्टमर आएंगे। अब ऐसा कॉन्सेप्ट क्या हो गया? खत्म। अब आप एक जगह बैठ के आप पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में व्यापार कर सकते हो। उसे हमने क्या नाम दिया है? इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, और उसी को बोलते हैं क्या? ई बिजनेस। क्या बोलते हैं? ई बिजनेस। तो ई बिजनेस का मतलब क्या होता है? ई बिजनेस में बी डिफाइंड एज कंडक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब अगर आपका जो भी आप काम करते थे, चाहे आप इंडस्ट्री में थे, चाहे ट्रेड में थे, कॉमर्स में थे, ये सब याद है चैप्टर नंबर 1 में था इसकी डिटेल डिस्कशन। इंडस्ट्री क्या होती है, ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, राइट? यानी सारे व्यापार को कैसे करना? कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू करना, उसे हम क्या बोलते हैं? ई बिजनेस। ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस है ई कॉमर्स और ई बिजनेस में, जरा देखो जरा, ई बिजनेस और ई कॉमर्स में डिफरेंस क्या है? करें इसको, ई कॉमर्स ई बिजनेस। ई कॉमर्स ई बिजनेस में क्या है? ई बिजनेस तो मैंने पढ़ा दिया आपको। ई बिजनेस क्या हो गया? कंडक्टिंग इंडस्ट्री ट्रेड बिजनेस यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। इट ऑफर्स कन्वीनियंस ऑफ 24 आवर्स एंड 7 डेज एंड 365 डेज योर बिजनेस। मतलब पूरे दिन रात आपका बिजनेस चल सकता है। अब तुम खुद बताओ, अमेजोन को तुम अगर रात में 3 बजे ऑर्डर करोगे, तुम्हारा ऑर्डर नहीं लेगा वो? ले लेगा, ले लेगा। ठीक है ना? तो ये ई बिजनेस है। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स मीन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। इट मेक्स यूज ऑफ ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्सेट्रा। अब ई बिजनेस तो हो गया पूरा व्यापार ऑनलाइन, व्यापार की हर चीज कैसे है? ऑनलाइन। लेकिन ई कॉमर्स का मतलब हो गया जो आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो वहीं तक, उसी को क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स। मतलब अमेजोन किसके अंदर हो गया? अमेजोन में जो हम बाइंग सेलिंग कर रहे हैं वो ई कॉमर्स है, लेकिन अमेजोन भी तो एक बिजनेसमैन है। ठीक है ना? जो बैठा हुआ अमेरिका में, अमेरिका का सॉरी यूएस में बंदा जो उसका मालिक है, तो वो क्या हो गया? वो क्या कर रहा है? ई बिजनेस कर रहा है। समझ रहे हो? ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं हम? ई कॉमर्स। ठीक है ना? ई कॉमर्स जैसे जैसे अब अमेजोन से अगर खरीदना है तो ऑनलाइन बाई करना पड़ेगा, रिफंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? दुकान जानी है? नहीं, आपको वहीं पे रिफंड का क्या कर देना है? फॉर्म भर देना। ठीक है ना? रिप्लेस का फॉर्म भर देना है, पैसे उसी में से कट जाएंगे आपके, और पैसे आपके खाते में वहीं से आ जाएंगे। ठीक है ना? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। दूसरा क्या डिफरेंस है? ई बिजनेस इंक्लूड्स नॉट ओनली ई कॉमर्स बट ऑल्सो अदर इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टेड मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। बहुत सारी चीजें हैं। मतलब सिर्फ व्यापार करना नहीं है ई बिजनेस में, व्यापार के अलावा अकाउंटिंग जो आप बिजनेस में करते हो, अपने खाता वही बनाते हो, मैनेजमेंट संभालना, प्रोडक्ट का डिजाइन करना, डेवलपमेंट करना, सब कुछ कैसे हो रहा है बताओ? ऑनलाइन हो रहा है। क्लियर? ई कॉमर्स में क्या है? ई कॉमर्स कवर ऑफ फर्म्स इंटरेक्शन विद इट्स कस्टमर एंड सप्लायर ओवर द इंटरनेट। इसमें क्या है? कस्टमर और कौन? सप्लायर, दोनों को किसने जोड़ दिया? एक इंटरनेट से जोड़ दिया, उसे हम क्या बोल रहे हैं? ई कॉमर्स। जैसे मान लो जोमेटो, अब जोमेटो क्या कर रहा है? जोमेटो खुद ना सामान थोड़ा ना बनाता है, जोमेटो ने तो एक प्लेटफॉर्म बना दिया ना, ऐप, जिसमें आप ऑर्डर कर सकते हो, जबकि खाना तो कोई और बना के दे रहा है ना। जोमेटो सिर्फ क्या दे रहा है? एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। समझ रहे हो? तो ये ई कॉमर्स। क्लियर हो गया? चलो, अब एक डिफरेंस हमारी बुक में है, जरा देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस। देखें इसको, पुराने तरीके का बिजनेस और कौन सा बिजनेस? ई बिजनेस। करें इसको, ट्रेडिशनल और ई बिजनेस। इसमें भी दिमाग नहीं लगाना। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है? लाला की दुकान, सिंपल एग्जांपल। ई बिजनेस क्या है? फ्लिपकार्ट की दुकान। सामान लाला की दुकान में बिकता है और सामान अमेजोन पे बिकता है। ठीक है ना? अब जिसको जहां से लेना है ले ले, लेकिन कन्वीनियंस कौन सा है बताओ? तुम कौन सा कन्वीनियंट है? अमेजोन। ठीक है ना? किस में टाइम ज्यादा लगता है? लाला की दुकान में। ठीक है ना? किस में आपको लूटने के चांसेस कम है? अमेजोन में। समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजें, इससे फायदा क्या है? देखो, ईज ऑफ फॉर्मेशन क्या है? ईज ऑफ फॉर्मेशन मतलब क्या है? अगर आपको अपनी दुकान खोलनी है तो लाला की दुकान खोलने में टाइम लगता है, जमीन लेनी पड़ेगी, दुकान खोलनी पड़ेगी, सामान खरीदना पड़ेगा, रैक लगवाने पड़ेंगे। अब बताओ, अमेजोन वाले व्यापार में तुम्हें रैक लगवाना है? दरार लगवानी है, उसमें गैराज करवाना है, गेट लगवाना है दुकान में? कुछ नहीं, घर से बैठ के करो आराम से। ठीक है? फिजिकल प्रेजेंस, अगर लाला की दुकान खोलोगे तो तुम्हें बैठना पड़ेगा पेट बाहर करके, है ना? फिजिकल प्रेजेंस देनी पड़ेगी। और उसमें अमेजोन में बैठना पड़ता है दुकान के आगे? नहीं बैठना पड़ता। लोकेशन की जरूरत पड़ती है क्या? ई बिजनेस में कोई जगह चाहिए? कोई जगह नहीं चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप किसमें? ट्रेडिशनल में ज्यादा है,
और उसमें कम है, ठीक है, सिर्फ इंटरनेट चाहिए आपको, वेबसाइट बनवा लो, अपनी बात खत्म, ठीक है ना। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सप्लायर एंड कस्टमर, इनडायरेक्ट थ्रू इंटरमीडिएटरी और डायरेक्ट, मतलब लाला की दुकान में लाला बोलेगा यार 3-4 लोगों को और बोलना भाई यार 3-4 लोग और आए, लेकिन यहाँ तो क्या है, आपके पास कस्टमर डायरेक्ट पहुंचेगा, आपकी ऐप पे एक्सेस करेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसे होगा, अगर लाला की दुकान है ट्रेडिशनल तरीका है तो कैसे होगा कम्युनिकेशन, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, मतलब बड़े लेवल का मैनेजर छोटे मैनेजर से बात करेगा, छोटे लेवल का उससे बात करेगा। और यहाँ पे क्या है, ई बिजनेस में कोई भी किसी से कम्युनिकेशन कर सकता है, सिंपल क्या करनी होती है, एक मेल करनी होती है, ठीक है। रिस्पॉन्स किसमें जल्दी आएगा, रिस्पॉन्स किसमें जल्दी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक में जल्दी आएगा, है ना, इंस्टेंटेनियस आ जाएगा, और उसमें लॉन्ग लंबे टाइम में आएगा। शेप ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रक्चर क्या है, वर्टिकल टॉल ड्यू टू हायरार्की ऑफ चेन कमांड। अब क्योंकि यहाँ टाइम ज़्यादा लगता है, समझ रहे हो, क्योंकि ट्रेडिशनल में टाइम ज़्यादा लगता है तो ये ज़्यादा लंबा है, ठीक है। और इसमें हॉरिजॉन्टल फ्लैग, इसमें क्या है, कमांड ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करनी पड़ती है। तो ये सारे बहुत सारे पॉइंट हैं, अब ये 10-11 पॉइंट है, आपके एग्जाम में मैक्सिमम आप 6 पॉइंट को भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। इजी इजी जो लगे आपको वो 6 पॉइंट आप याद कर लो, 6 से 7, ठीक है। ये 14, 15, 16 पॉइंट जो बुक में है वो सारे नहीं करने, वो सिर्फ नॉलेज के लिए, और ये क्वेश्चन आपको ऐसे परेशान भी नहीं करेगा, आप लिख भी सकते हो अपने आप, क्लियर। ये हमारा हो गया। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे पास, क्या, स्कोप ऑफ ई बिजनेस, जिसमें हमने क्या पढ़ा, B2B, B2C, इंट्रा, B, C2C, ये समझ में आ गए। ये क्या होते हैं मैं थोड़ा समझा देता हूँ फटाफट। B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक बिजनेस का नेटवर्क दूसरे बिजनेस से कनेक्टेड है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से कम्युनिकेट कर सकता है, ये है B2B। B2C क्या है, अमेजोन, अमेजोन क्या है, बिजनेस, हमें खरीदना है सामान तो हम क्या करेंगे, उसकी ऐप खोलेंगे, तो अमेजोन ने हमारे नेटवर्क बिछाया, तो कौन इंटरेक्ट हो रहा है, बिजनेस और कस्टमर। इंट्रा भी क्या होता है, इंट्रा भी कॉमर्स का मतलब होता है एक बिजनेस और उसी के स्टाफ के लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, समझ रहे हो, जैसे मेरा मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट और हम लोग आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, कोई नया स्टूडेंट बीच में क्लास में नहीं आ सकता, इसे बोलते हैं इंट्रा बी, क्लियर। और C2C क्या होता है, कस्टमर टू कस्टमर। अब देखो जैसे OLX सुना है ना तुमने, अब उस OLX में कौन है, बेचने वाला भी ग्राहक, खरीदने वाला भी ग्राहक, जिसको बेचना है अपलोड कर दो, उसको खरीदना है उसको कॉल कर लो, समझ रहे हो। ये भी ऑनलाइन सारे व्यापार हो गए, ई बिजनेस हो गए। अब अगर बात करें बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस की तो बड़ा आसान है, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, अरे स्पीडली होता है, पूरी दुनिया में काम कर सकते हो, कॉस्ट कम पड़ती है, कस्टमर के लिए सुविधाजनक है, ग्लोबल रीच है, पैसे बहुत कम लगते हैं, बहुत कम टाइम में आप शुरू कर सकते हो, क्लियर हो गया। अब लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस पे आओ, है ना लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस। अब लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस की बात करें तो ये है कि लैक ऑफ पर्सनल टच है। पर्सनल टच का मतलब है कस्टमर को तुम कभी देख नहीं पाओगे, उससे कभी तुम बात नहीं कर पाओगे, वो क्योंकि वो बहुत दूर बैठा है, वो तो सिर्फ ऑनलाइन बात कर सकता है आपसे, ठीक है ना। इसमें रिस्क क्या है, रिस्क है ड्यू टू एनोनिमस एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज। अब हो सकता है यहाँ पे कोई फ्रॉडलेंट बंदा हो, समझ रहे हो, फालतू में ऑर्डर बुक करो, खरीदना वरीदना उसको होना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको टेक्नोलॉजी को अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, इसमें टेक्नोलॉजी काम करती है, बात समझ आ रही है। पीपल रेसिस्टेंस है यहाँ पे, पीपल रेसिस्टेंस मतलब क्या है कि जैसे मान लो टिकटॉक है, अब टिकटॉक अच्छा खासा चल रहा था, है ना, अब लोगों ने चाइना को बहिष्कार करना शुरू कर दिया, तो लोगों ने क्या कर दिया, उसको फटाफट उसको अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया या उस पर हटना शुरू कर दिया। तो पीपल जो है, चाहे वो कस्टमर हो चाहे बिजनेसमैन हो, नेगेटिव न्यूज आते ही उससे दूरियां जल्दी बना लेते हैं, क्लियर। उसके बाद क्या है, इथिकल फॉल आउट्स है, जैसे कि कभी कभी प्राइवेसी का ये लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई जब ऐप हम डाउनलोड करते हैं तो बोलता है ना, हम तुम्हारी वीडियो एक्सेस कर लेंगे, कैमरा एक्सेस कर लेंगे, हम यस यस करे चलते हैं, उसको आता है ना मैसेज, वो जब हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो बोलता है ना एक्सेस अलाउ करो, तो ये थोड़ा हमें डर हो सकता है, ये इसकी लिमिटेशन हो सकती है, क्लियर हो गया। अब देखो, अगर आपको ऑनलाइन व्यापार करना है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली व्यापार करना है तो कुछ रिसोर्सेज आपको चाहिए। सपोज करो जैसे मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है, तो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कुछ इक्विपमेंट चाहिए मेरे पास, है ना, कैमरा चाहिए, समझ रहे हो,
और मेरे पास एक ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए चाहिए, समझ रहे हो, एक वाइट बोर्ड चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड मिल जाए तो अच्छा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक पेन चाहिए, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना ऑनलाइन पढ़ाने के लिए जो ऑफलाइन में नहीं चल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या पढ़ रहे हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए अगर हमें ई बिजनेस करना है। तो पहला क्या है, कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, वेबसाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट के कैटलॉग होना चाहिए, कैटलॉग समझ गए ना, जो ऑनलाइन दिखाते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, और शॉपिंग कार्ड्स होने चाहिए जिसमें कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सके, और पेमेंट गेटवेज, पेमेंट गेटवे समझ गए ना आप, जब हम कोई जब कोई प्रोडक्ट लेके खरीदते हैं तो बोलते हैं ना डेबिट कार्ड से पेमेंट करोगे, क्रेडिट कार्ड से करोगे, यूपीआई से करोगे, तो ये सब ऑप्शन क्या कहलाता है, पेमेंट गेटवेज। क्लियर, ठीक है ना। अब इसमें ना एक टॉपिक है देखो, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजेक्शन, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजेक्शन। कुछ हमें जो है सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, तब हमारा काम चल पाएगा। अब वो क्या है, देखो वो चीजें हैं जैसे कि पढ़ाऊं इसको, ई बिजनेस। अब देखो ट्रांजैक्शन का रिस्क है, ट्रांजैक्शन रिस्क में क्या हो सकता है, पहला इसमें ये है कि सपोज करो कोई ऑर्डर ही गलत दे रहा है, फेक ऑर्डर प्लेस कर रहा है, या डिफॉल्ट इन डिलीवरी भी हो सकता है, एड्रेस गलत देगा तो गलत जगह पहुंच जाएगा, डिफॉल्ट पेमेंट हो सकती है, बंदा कह रहा है मैंने पेमेंट कर दी और आप कह रहे हमारे अकाउंट में आई ही नहीं। तो ये चीजें ऑनलाइन में ज्यादातर परेशान करती हैं, फेस टू फेस ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ट्रांजैक्शन रिस्क, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन रिस्क। दूसरा क्या है, डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क, दूसरा क्या है, डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन। अब डेटा स्टोरेज क्या है, मतलब जो कस्टमर ने तुमसे सामान खरीदा, कब खरीदा, कितने में खरीदा, क्या क्या खरीदा, उसका हमें क्या बनाना पड़ता है, डेटा बेस बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो शायद डेटा कोई हैक कर ले आपका, समझ रहे हो, ये रिस्क है, समझ रहे हो, या आपकी वेबसाइट पर कोई वायरस डाल दे, समझ रहे हो, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पूरा नुकसान हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, रिस्क ऑफ थ्रेट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब समझते हो, भाई आपका डेटा भी तो प्रॉपर्टी है ना आपकी। जैसे मान लो तुम बैंक हो, तुम आईसीआईसीआई बैंक हो, और समझ उसका तुम्हारा डेटा कोई चोरी कर ले, सोचो बैंक तो बंद ही हो जाएगा। भाई कितने कस्टमर का कितना बैलेंस है, किससे कितना लेना है, वो डेटा तुम्हारा एसेट है ना, तो डेटा लीकेज ना हो जाए, या आपकी वेबसाइट कोई हैक ना कर ले, आप पता चला कस्टमर अपना ऑनलाइन बैंकिंग खोल रहा है, उसके अकाउंट से पैसे ही गायब हो गए। हालांकि अब नहीं होते, ये बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, लेकिन पहले ऐसे होते थे। ये क्या थे, रिस्क। क्लियर, चलो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का देखते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करनी है, ई बिजनेस करनी है, तो हमें पेमेंट में भी सहारा किसका लेना पड़ेगा, स्मार्ट कार्ड का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर एटीएम का सहारा लेना पड़ेगा। स्मार्ट कार्ड क्या होते हैं, देखो स्मार्ट कार्ड टिपिकली a type of chip card in a plastic card that contain an embedded computer chip, either a memory or a microprocessor type that store and transact data। समझ गए आप क्या होता है स्मार्ट कार्ड। जैसे मेट्रो में अगर आपको किराया नहीं लेना, बार बार लाइन में नहीं लगना, तो आप क्या ले सकते हो, उसका स्मार्ट कार्ड ले सकते हो, समझ रहे हो ना, तो वही आपसे पैसे कट जाएंगे। ऐसे आजकल शॉपिंग मॉल वाले भी देते हैं, जैसे पतंजलि का कार्ड मिलता है, विशाल मेगा मार्ट के मेंबर बन जाते हो तो कार्ड मिलता है, मतलब आप कार्ड में पैसे डाल दो और उससे शॉपिंग करते रहो, समझ गए, ये स्मार्ट कार्ड्स होते हैं। ये हो गया हमारा स्मार्ट कार्ड। और एटीएम फैसिलिटी क्या होती है, एटीएम इज अ सेल्फ सर्विस टर्मिनल दैट प्रोवाइड द कस्टमर of a bank the facility of withdrawing cash, making deposit, transferring funds, payment bill, obtaining bank statement etc। अब आजकल एटीएम बहुत सारे काम करने लग गया है। एटीएम से एक सबसे बड़ा टाइम क्या बचता है कि बैंक तो भाई दिन में ही खुलेगा, रात में तो खुलेगा नहीं, तो एटीएम लगाने से कस्टमर किसी भी टाइम अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इंसर्ट करके अपने पैसे निकाल सकता है, ठीक है ना, किसी भी टाइम। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो गया, जो आपको किसी भी टाइम आपको पैसा जितना आपको चाहिए वो दे देगी। तो ये हमारा चैप्टर एक खत्म हो गया, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इसके अंदर जो बीपीओ केपीओ है वो हमने अलग से कर लिया है, अलग वीडियो में, ठीक है।